वेलकम बैक टू मिस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में। लास्ट टॉपिक था हमारा जिसमें हम जानते थे कैसे सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन या कार्बोनेट आयन, इनके ऊपर कितने चार्जेस होते हैं। ऐसे ही आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो डिफरेंट टॉपिक है बाकियों से हटकर। अभी तक जो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सिंबल्स यूज़ किए हैं उसी को लेकर आगे चलकर हमें इसके केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, साथ साथ में इसका फॉर्मूला तैयार करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल फॉर्मूले बेस पे। ओके, केमिकल फॉर्मूला हमें तैयार करना है और किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को लेकर या किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल केमिकल फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है उनकी वैलेंसी के ऊपर। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो वैलेंसी के लिए आप जानते हैं, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में जो जिस ग्रुप में फॉल करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, जिसमें आपके लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है ना, और पोटेशियम आ जाता है। इनकी जो वैलेंसीज होती है इन सभी की होती है +1। इसी तरह से अगर सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकंड ग्रुप में जो भी आते हैं आपके, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी होती है +2। अब आप 13 ग्रुप में आएंगे तो 13th ग्रुप में आप देखते हैं यहाँ पर आपका होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इनके +3 होती है वैल्यू। ओके, इनके ऊपर चार्ज। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं जो आपका 15th ग्रुप में आता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है आपका दैट इज 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही आपका 16th ग्रुप जो होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, इनके ऊपर -2 चार्ज होता है। ओके, और 17th ग्रुप जो होता है आपका उसे हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, तो इनके ऊपर होता है -1 चार्ज। इतना हमें पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पे एक 14th ग्रुप भी होता है जहाँ पर लेड होता है। चलिए देखते हैं इसको और भी बाकी एलिमेंट्स के बारे में। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं अगर हाइड्रोजन कहा जाए तो आप जानते हैं H पॉजिटिव लिखेंगे, मीन्स पॉजिटिव मीन्स +1 चार्ज। लेकिन इसी को अगर आपसे बोला गया हाइड्राइड के रूप में लिखिए तो आप इसको H नेगेटिव के रूप में इंडिकेट करेंगे। सॉरी, तो ये आपका जो चार्ज है वही हाइड्राइड नेगेटिव के रूप में -1 में चार्ज कन्वर्ट होता है। ओके, ऐसे आपके पास कुछ और एलिमेंट्स है, जैसे मैं अगर Ag की बात करता हूँ जिसे हम सिल्वर कहते हैं, तो Ag के ऊपर भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। कॉपर जो है 2 रूप में पाया जाता है, एक +1 चार्ज के ऊपर पाया जाता है और एक होता है +2। कॉपर +1 स्टेट में जब पाया जाएगा तो कॉपर के ब्रैकेट में आपको हमेशा मिलेगा क्या चीज, Cu2 होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉपर ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अगर बोला जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ये क्यूपरिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसको? क्यूपरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर कॉपर की बात करें वो क्यूपरिक कहलाएगा, ये कॉपर, तो ये Cu के ऊपर +2 चार्ज कैरी होगा। ओके, ऐसे ही आपके पास कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं। जिंक के ऊपर भी आपके पास कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, और जैसे आयरन की बात करते हैं, ओके, जो आपका आयरन होता है, आयरन में +2 स्टेट भी होती है और इसके अलावा +3 स्टेट होती है। +2 स्टेट को हम बोलते हैं फेरस स्टेट और +3 स्टेट को हम बोलते हैं फेरिक स्टेट। आयरन में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आपको ब्रैकेट में आयरन की 2 लिखा हुआ मिलेगा, और जहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ब्रैकेट में आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि आयरन की कौन सी स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर आपसे बोला फेरस ऑक्साइड बनाइए तो उस वक्त फेरस में आपको +2 लेना है, आपको +3 नहीं लेना है उसकी वैलेंसी। ओके, ऐसे ही आपके पास कॉपर का भी होता है। आप जानते हैं कुछ एलिमेंट्स के नेम एंड सिंबल जो है वैलेंसी यहाँ लिख लेते हैं। कॉपर जो होता है उसका होता है +2 चार्ज, यहाँ पे जैसे लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कॉपर का +1 और +2 दोनों था, यहाँ पे भी दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक और इसको हम बोलेंगे कॉपर नॉर्मली। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं आपके जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं जो एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं,
ठीक है, ये तो था पॉजिटिव चार्जेस को लेके। अब नेगेटिव चार्जेस को लेके देखते हैं। हम जानते हैं क्लोरीन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोराइड आयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्लोराइड। इसी तरीके से ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, बाकी इसके जितने भी ग्रुप में पाए जाते हैं मेंबर्स, वो भी इसी तरीके से नाम दिए जाएंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इस फैमिली पर आता है 16th और इसके ऊपर -2 वैलेंसी होती है। ऐसे ही सल्फर की बात करेंगे तो देखिए सल्फर में भी आपको क्या दिख रहा है? -2 वैलेंसी दिख रही है। ओके, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फाइड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसको 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। अब आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे कहीं भी आपको NO2 लिखा हुआ मिलेगा तो इसे हम कहेंगे नाइट्राइट, और लेकिन ये चीज अगर आपको NO3 लिखा हुआ मिलेगा तो ये कहलाएगा नाइट्रेट। तो तीनों में अंतर है, इनके ऊपर -1 चार्ज होता है दोनों के ऊपर, बाकी इसके ऊपर होता है -3 चार्ज। जैसे आपने ऑक्साइड लिखा है, ऐसे सल्फर को भी आप लिख सकते हैं। सल्फर 2 नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कहलाता है? सल्फाइड कहलाता है। लेकिन अगर सल्फर के पास SO3 2 नेगेटिव है तो इसको हम कहते हैं सल्फाइड, और अगर आपके पास SO4 2 नेगेटिव चार्ज के साथ है तो इसे हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। ऐसे ही आपके पास अदर एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे आप जानते हैं फॉस्फेट आयन की बात करते हैं अगर हम, ओके, PO4 जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन। ऐसे ही कार्बोनेट आयन होता है CO3 के ऊपर -2 चार्ज, दैट इज कार्बोनेट आयन। ओके, आप जानते हैं NH4 को हम +1 चार्ज के साथ देते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ओके, और इसी तरीके से आपके पास OH नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपसे बोला जाए एसीटेट आयन लिखिए तो आप CH3CO नेगेटिव के साथ इसको हम कहेंगे एसीटेट आयन। और यदि कहीं कहीं अगर आपको मिल गया तो बनाने को मिल सकता है आपको लेड के बारे में। लेड हमेशा Pb+2 के रूप में इसको लिखा जाएगा और यही लेड कहलाएगा, लेड आयन। क्योंकि हम जानते हैं लेड जो है आपका 14th ग्रुप की फैमिली में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? 14th। और हम जानते हैं 14th ग्रुप के पास चार्ज कैसा होता है? +-4 चार्ज होता है। तो लेड यहीं कहीं आता है 14th ग्रुप में। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि लेड का +4 ना होकर +2 स्टेट ही क्यों स्टेबल है, मतलब +2 स्टेट ही क्यों हमने लिए है। एक्चुअली यहाँ पे जो रीजन है, इसका रीजन आप कई तरीकों से दे सकते हैं। इसमें जो मेन रीजन लगता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का रीजन लगता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे को जाते वक्त ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +4 स्टेट इन केस ऑफ लेड या 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कहें तो। इसीलिए लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है और उसी को कंसिडर में लाया जाता है। ओके, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में केमिकल फार्मूला बनाने से पहले, तो आप ये सभी कंपाउंड्स के फार्मूले आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल कंपाउंड्स के कुछ फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप क्या करें, इन सभी वैल्यूज को लिख सके ठीक से। ओके, क्योंकि इन सभी की वैलेंसी को एक दूसरे को आपको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। तो यह तरीका बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनको पहले हम लिख लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा बोला गया आपसे हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम को ध्यान में रखें, यहाँ सल्फाइड बोला है, सल्फाइड नहीं बोला गया है। ओके, तीसरा बोला गया आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे ही आपसे बोला गया है मैग्नीशियम क्लोराइड, पांचवा बोला गया आपसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, छठा बोला गया आपसे कैल्शियम ऑक्साइड,
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी आपके फॉर्मूले लिखाए जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे चलकर आपको ये मदद करेगा 10th क्लास में भी। फॉर्मूले जितने भी आप बनाओगे यहाँ पे, और जितने भी आप यहाँ पे वैलेंसी का यूज़ करोगे, ये सारी वैलेंसीज आपकी 10th क्लास में भी काम आने वाली है। इसीलिए फोकस करके जितना एग्जाम्पल यहाँ लिखाया जा रहा है एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल आपको बनाने आने चाहिए। तो सातवां कौन सा है आपका, दैट इज सोडियम, सॉरी, सोडियम नाइट्रेट। अगला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोला गया है इन सभी एलिमेंट्स का क्या कीजिए, आप फॉर्मूला तैयार कीजिए। 9th है आपका सोडियम कार्बोनेट। हर प्रकार का हम केमिकल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका अमोनियम सल्फेट। और नेक्स्ट है आपका सोडियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे बनते हैं इनके फॉर्मूले। ओके, यहां हम इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए आपके यहाँ दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना चाहते हैं तो आप उसका सिंबल इधर लिखेंगे और उसकी जो वैलेंसी होगी वो इसके नीचे लिखेंगे। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर बनाया है, तो इसका अंदर एक जगह हाइड्रोजन लिखेंगे, एक जगह आप क्लोरीन लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी यहाँ 1 होती है। आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो वैलेंसी में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या गेन हुए हैं उस वैलेंसी को अचीव करने के लिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ चार्ज लिखा जाएगा, कितने चार्ज है, लेकिन उसका सिंबल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी 1 की वैल्यू इसके पास चली जाएगी, इसकी 1 की वैल्यू इसके पास चली जाएगी। तो बताइए फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो HCl बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, मीन्स आप जानते हैं सिंबल और वैलेंसी हाइड्रोजन सल्फाइड में जानते हैं H हो गया और S हो गया। हाइड्रोजन की जो आपकी जानते हैं वैलेंसी होती है 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, 2 यहाँ जाएगा 1 इधर जाएगा, तो इन दोनों से बनने वाला फॉर्मूला H2S। ओके, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे बेटा? यहाँ पे हमने क्या किया, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, और जहां वैलेंसीज सेम हो जाएंगी वहां पर वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कार्बन और टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन है। कितने हैं? 4 क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि हम जानते हैं 14th ग्रुप में है तो इसकी 1 मान के चलेंगे। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 4 मान के चलेंगे, कार्बन की, सॉरी, और हम जानते हैं क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो जब ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, Cl कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही चौथा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। हम जानते हैं सिंबल और वैलेंसी, मैग्नीशियम और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1, एक यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा तो 1 के निकल आएगा MgCl2। इसी तरह से नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, हम जानते हैं एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का जो सिंबल होता है Cl, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, और इस तरह से अगर इसको एक्सचेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे AlCl3 करके फॉर्मूला निकल आएगा। तो कभी भी आपसे बोला जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखिए तो आप AlCl3 का फॉर्मूला ही लिखेंगे। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल वैलेंसी, कैल्शियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। आप जानते हैं मैंने क्या कहा, जहां पर वैलेंसी सेम हो जाती है वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 से चला जाएगा तो 1 1, दैट इज 1 ये रहेगा 1 ये रहेगा, तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड नॉर्मली लिख सकते हैं। ये 5वां था आपका, ये 6ठा था। अब 7वां देखते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट, सिंबल सोडियम और नाइट्रेट की वैल्यू NO3। सोडियम होता है 1, NO3 भी होता है 1।
तो दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी NaNO3। देखिए 8th क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल एंड वैलेंसी। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मीन्स OH। कैल्शियम प्लस मीन्स 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोक्साइड 1 वैलेंसी, तो 1 इधर जाएगा और OH के पास 2 चले जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका होता है कैल्शियम OH। ये तरीका आपका गलत होगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैल्शियम जो है, हाइड्रोक्साइड 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यदि आप यहाँ पे ट्वाइस वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे तो इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन की और कैल्शियम की क्वांटिटी 1 है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं OH होल ट्वाइस, तो इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है उनकी क्वांटिटी कितनी है, 2 क्वांटिटी है। मीन्स हर एक कैल्शियम आयन को 2 हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, चारों ओर से घेर रहे हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट बोला है, सोडियम कार्बोनेट के लिए सोडियम और कार्बोनेट मीन CO3। तो सोडियम का जो वैलेंसी होती है 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी आपकी 2 होती है। तो 2 इधर जाएगी, 1 इधर जाएगी, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा NO2CO3। ओके, ये वाला फॉर्मूला सही रहता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ऐसे ही आपका 10th वाला देखिए, अमोनियम सल्फेट। आप जाते हैं, अमोनियम को हम NH4 बोलते हैं जिसमें 1 वैलेंसी होती है, सल्फेट को हम बोलते हैं SO4 जिसमें 2 वैलेंसी होती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे भी वैल्यू लिखी गई है और ये वैल्यू भी इससे इंटू हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा ना करके सिंपली इसको कैसे रखें, आप जानते हैं NH4 था ही, इसको किस में रखेंगे आप, ब्रैकेट में। कितने हो गए, 2, और सल्फेट कितना रहेगा, 1, क्योंकि इसकी 1 वैलेंसी इसके पास चली जाएगी। तो अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बन के आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरह से अगर आप सोडियम ऑक्साइड देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो बनाना और आसान है। देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, इसकी वैलेंसी होती है 2। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इन दोनों से बनने वाला फॉर्मूला जो होगा Na2O। ओके, 12th वाला देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो हम बना चुके हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेते हैं इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एसिटेट बनाने की कोशिश करते हैं, और मैग्नीशियम ना हो गया, अगर इसे सोडियम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनाना है। दोबारा से देख लेते हैं 12th वाला, यह है आपका सोडियम एसिटेट बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे होता है, हम जानते हैं कि जितने भी हमने फॉर्मूला बनाए हैं, सभी फॉर्मूले में जो पहला मेंबर होता है वो पॉजिटिव में टूटता है, दूसरा नेगेटिव में। देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब यही है कि एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एलिमेंट उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या फिर हम कह सकते हैं इसमें एक एलिमेंट आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा। ओके, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली होता क्या है, एसिटेट को हम लिखते हैं CH3COO नेगेटिव। एक्चुअली ये आया कहाँ से है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये जो एसिटेट आयन है आपका, इसका जो पेरेंट एटम है वो है CH3COOH। देखिए ये जो COOH का जो ग्रुप होता है वो कैसे ब्रेक होता है। एक्चुअली जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है CH3COO और H, यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए कार्बन कोशिश करेगा दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन खींचने की। उस वक्त ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और खुद के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगा और इसको पार्शियल पॉजिटिव के रूप में क्या कर देगा, बाहर को रिलीज कर देगा, जिस वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब जब ये CH3COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि अब जो फॉर्मूला में कोई भी चीज जुड़ेगी वो किस वाले पार्ट से जुड़ेगा बेटा, इसके ऑक्सीजन पार्ट से जुड़ेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके इस ऑक्सीजन में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इस ऑक्सीजन से ही एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा जो दूसरा एटम इसमें जुड़ रहा है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि हम
अगर सोडियम एसीटेट हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया था सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट के लिए आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं इसका जो वैलेंसी है, जो सिंबल है और जो वैलेंसी है। सोडियम एसीटेट के CH3CO और सोडियम इज Na। एसीटेट के ऊपर 1 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर भी 1 चार्ज होता है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा CH3COONA, ये लिखना सही है बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग NaCH3COO, अगर आप इसको इस तरह से लिखते तो जाहिर सी बात है औरों की तरह ये भी पहला पार्ट पॉजिटिव में टूटता, दूसरा पार्ट नेगेटिव में टूटता। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें ये इंडिकेट होता है कि ये जो सोडियम है आपका इस कार्बन से लिंकिंग कर रहा है, और ऐसा आप देख चुके हैं कि लिंकेज जो है आपका सोडियम की तरफ से ना होकर कहाँ से है, लिंकेज ऑक्सीजन की तरफ से। इसीलिए जो इनकमिंग कोई भी आपका रिएजेंट होगा या कोई भी आपका जो इनकमिंग स्पीशीज होगी वो कहाँ जाकर अटैक करेगी, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए सोडियम एसीटेट या एसीटेट का कोई भी रूप हो उसमें हम एसीटेट आयन को पहले लिखते हैं और बाद में उसके बाद उस रिमेनिंग पार्ट को उसके साथ जोड़ते हैं। ओके, तो हमने ऐसे कई सारे केमिकल्स का फॉर्मूला बनाना सीखा, कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं उनकी वैलेंसी के बेस के ऊपर। ओके, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले बने हैं उन सभी का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पूछा जाता है। तो हम अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब यही होता है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास दिया गया हो कोई, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, क्या ये एक मॉलिक्यूल है? जी हाँ, ये मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन क्वांटिटी 2 है, ऑक्सीजन क्वांटिटी इसमें कितना है, 1 है, ये हम जानते हैं। ओके, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब मैं जानता हूँ इसका जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। तो क्या हम इस पूरे को इस तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास 1, कितना हाइड्रोजन है टोटल 2, प्लस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16, कितना है टोटल ऑक्सीजन 1, तो कितना निकल गया 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। और लास्ट में हम U लिखते हैं और U यहाँ पे इंडिकेट करता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, इससे पहले इस यूनिफाइड मास को AMU से इंडिकेट करते थे जिसे हम कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बाद में इसको सिस्टमैटिकली नेम देने के लिए और उसके यूनिट को डिफाइन किया गया और ज़्यादा इलेबोरेट किया, तो SI सिस्टम के अनुसार हम इसको अब यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही वाटर के लिए निकाला आपने, आप चाहें तो वाटर के अलावा कोई और एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक एसिड दे दूँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, लेकिन जो इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 है। हाइड्रोजन का डिमास 1 होता है, नाइट्रोजन का डिमास 14 होता है, ऑक्सीजन का डिमास कितना होता है 16। सभी को इंटू कर दीजिए एक दूसरे के साथ और सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 1 × 1 + 1 × 14 + 3 × 16, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 1, 14 × 1 14 + 16 × 3 दैट इज 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 63U। ओके, तो ये आपका HNO3 का क्या निकल के आ जाएगा बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही एक दूसरा टर्म होता है, आपको पूछा जाता है कई बार, जिसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, दोनों में अंतर क्या होता है, आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो या फिर आप फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हो। अब दोनों में अंतर यही होता है कि ये मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है और ये निकाला जाता है किसी फॉर्मूले के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के लिए आपसे बोला गया फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए। तो कैसे होगा, सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं क्या होता है, NaCl। हम जानते हैं इसमें ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक Na से और एक Cl से। Na की जो क्वांटिटी कितनी है, 1, क्लोरीन की क्वांटिटी 1। इन दोनों का एटॉमिक मास कितना है बेटा, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 23 + 35.5 तो ये निकल के आ जाएगा आपका 58.5U। ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास है।
तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का डिफरेंस है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला यूनिट है, क्योंकि ये NaCl जो है सॉल्ट है जो एसिड और एक बेस से मिलकर बना हुआ है। तो उससे बनने वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं उसका अगर फॉर्मूला जितना भी होगा उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा तो उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। ऐसे अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए पूछता हूँ आपसे, निकालिए कैल्शियम क्लोराइड। आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, इसीलिए आपको पहले इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया। कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम की क्वांटिटी 1 है, क्लोरीन की क्वांटिटी 2 है। आप जानते हैं कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक मास 40 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। ये तो 40 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 71। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 111 U। ओके, तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल सकते हैं। ओके, ये कुछ बातें हैं जो आपको आज के लिए समझनी थी, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 9th क्लास 10th क्लास या उससे आगे जितने भी क्लासेस आप पढ़ेंगे वहाँ उसके लिए एक बेस है आपका। तो इस टॉपिक को आज के लिए इतना एंड करते हैं। आपको कुछ होमवर्क देते हैं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास आपको निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, आपको निकालना है H2 मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, ईथीन, अमोनिया और मेथेनॉल। इतनों का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास। आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है ऑफ, इनका आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। अब आपको यहाँ पे गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आपको सभी का क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दिया गया है। जैसे जिंक का दे रखा है आपको लगभग कितना होता है 65, पोटेशियम का दे रखा है आपको कितना होता है 39, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऐसे आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है 23। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं कार्बन का कितना होता है 12। तो इन सभी वैल्यूज का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड का हमने उठा लिया। सोडियम और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं, सोडियम की क्वांटिटी कितनी है 2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 1। तो बताइए एटॉमिक मास दोनों का कितना है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 मीन्स इससे इसको इंटू करना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो अगर इससे आप इंटू करते हैं तो 46 निकल के आता है। ओके, और ये 16 निकल के आएगा, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 62 U। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।